नमस्ते और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन राजवंशों की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, मतलब चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और होयसल। हमारे पास जो नोट्स और मैप्स हैं वो काफी कुछ बताते हैं इनके बारे में। बिल्कुल, और हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें, जैसे संस्थापक कौन थे, सबसे जाने माने राजा, उनकी राजधानियां कहाँ थीं। और उनकी खास उपलब्धियां क्या रहीं, और खासकर उनकी जो वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, वो तो कमाल का है। हाँ वही, तो चलिए शुरू करते हैं फिर चालुक्यों से। सुना है इनकी कई शाखाएं थी। हाँ हाँ, सही। मुख्य रूप से 3 थीं। सबसे पुरानी वाली बादामी चालुक्य, वो करीब 543 से 753 ईस्वी तक। फिर पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य भी आए। अच्छा, तो ये जो बादामी वाले थे, इनकी राजधानी वातापी थी, यानी आज का बादामी, और जयसिम्हा संस्थापक थे। जी हाँ, बिल्कुल। और इनके सबसे मशहूर शासक हुए पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, हाँ इनका नाम तो बहुत सुना है। इन्होंने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस समय। यकीनन बहुत बड़ी बात थी। इसे दक्षिण की ताकत का अंदाजा लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को भी हराया था। ओह, पर फिर शायद पासा पलटा भी। हाँ बिल्कुल। बाद में महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम, जो खुद बहुत शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने पुलकेशन द्वितीय को न सिर्फ हराया बल्कि युद्ध में मार भी डाला। अरे बाप रे, और उन्होंने वातापी कोंडा की उपाधि ली थी ना, मतलब वातापी का विजेता। सही। पुलकेशन द्वितीय की जीतों का जिक्र वैसे उनके दरबारी कवि रवि कृति ने किया है, एहोल स्तंभ लेख में। वो काफी महत्वपूर्ण सोर्स है। एहोल लेख। अच्छा, इनकी वास्तुकला पर आते हैं। ये वेसर शैली क्या है? देखिए, वेसर शैली एक तरह का मिश्रण है। उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण की द्रविड़ शैली, दोनों के तत्व इसमें मिलते हैं। ये चालुक्यों की खास देन मानी जाती है। अच्छा, मतलब एक फ्यूजन स्टाइल। कहाँ देखने को मिलती है ये? एहोल में कई मंदिर हैं, जैसे लाड़खा मंदिर, दुर्गा मंदिर, रावणफाड़ी गुफा भी है। और पत्तादकल तो जरूर देखना चाहिए, वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पत्थादकल, हाँ सुना है। वहाँ क्या खास है? वहां विरूपाक्ष मंदिर है, जो रानी लोकमहादेवी ने बनवाया था। ये द्रविड़ शैली का बेहतरीन उदाहरण है। और संगमेश्वर मंदिर भी वहीं है। लेकिन फिर चालुक्यों का अंत कैसे हुआ? उन्हें राष्ट्रकूटों ने हराया, लेकिन चालुक्यों के समय में ही उनके बड़े प्रतिद्वंदी थे पल्लव। हाँ, पल्लव, राजधानी कांचीपुरम, संस्थापक सिंह विष्णु, और वो नरसिंह वर्मन प्रथम वातापी कोंडा, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। बिल्कुल। पल्लवों की वास्तुकला भी गजब की है। महाबलीपुरम जाइए कभी। महाबलीपुरम, वो शोर टेम्पल तो बहुत फेमस है, समंदर किनारे। हाँ, शोर टेम्पल नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे 7 रथ मंदिर। 7 रथ, वो एक ही पत्थर से तराशे हुए हैं ना, मोनोलिथिक जिन्हें कहते हैं। हाँ वही, कमाल की कारीगरी है। हाँ। और कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर भी पल्लवों की ही देन है। तो मतलब चालुक्य और पल्लवों में लगातार संघर्ष चलता रहा। हाँ, काफी समय तक। फिर आई राष्ट्रकूट लगभग 753 ईस्वी में। और इनके संस्थापक थे दंती दुर्ग, जिन्होंने चालुक्यों को हराया था। बिल्कुल। राष्ट्रकूटों का नाम आते ही सबसे पहले एलोरा का कैलाश मंदिर याद आता है। हाँ, वो तो मतलब अजूबा ही है। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था ना। हाँ, सोचिए, एक पूरी की पूरी चट्टान, एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काट कर तराश कर यह मंदिर बनाया गया। ये एकाश्म यानी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का शिखर है, दुनिया में बेजोड़। कल्पना करना भी मुश्किल है सच में। क्या राष्ट्रकूटों में और भी महत्वपूर्ण शासक हुए? हाँ, अमोघवर्ष प्रथम का नाम आता है 814 से 878 ईस्वी तक। उन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। अच्छा। वो खुद भी बड़े विद्वान थे। कन्नड़ में कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका जैसे ग्रंथ लिखे, और उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ये दिलचस्प है, मतलब कला और साहित्य को भी बढ़ावा दिया। हाँ, और उनके समय में एलोरा और अजंता की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में हैं, वो कला के बड़े केंद्र बनी रहीं। वहां हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से जुड़ी मूर्तियां और चित्र मिलते हैं। ये उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाता है। ये बात तो है। चलिए अब इस कड़ी के आखिरी राजवंश पर आते हैं, होयसल। ये तो शायद पहले सामंत थे। हाँ, कल्याणी के जो पश्चिमी चालुक्य थे ना, उनके सामंत थे ये। बाद में स्वतंत्र हो गए। राजधानी थी द्वार समुद्र, जिसे आज हालेबिदु कहते हैं। और संस्थापक नृपकाम द्वितीय। लेकिन ज्यादा मशहूर हुए शासक विष्णुवर्धन। उन्होंने बेलूर में चन्ना केशव मंदिर बनवाया था,
जो विष्णु भगवान को समर्पित हैं। इनकी वास्तुकला की सबसे अनोखी बात वो सितारे के आकार की योजना है ना, स्टेलेट प्लान। बिल्कुल, ये उनकी पहचान है। मंदिर का जो बेस होता है और बाहरी दीवारें वो सीधी ना होकर तारे की तरह कई कोणों में बटी होती हैं। पर ऐसा क्यों? कोई खास वजह थी। और उस बड़ी हुई सतह पर उन्हें बारीक से बारीक नक्काशी करने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती थी। उनका काम बहुत डिटेल्ड होता था। अच्छा, मतलब ज्यादा कैनवस मिल गया आर्ट के लिए। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हालेबिदु का होयसलेश्वर मंदिर देखिए, जो शिवजी को समर्पित है और अब यूनेस्को साइट भी है। पत्थर पर जैसे कविता उकेर दी हो, इतनी बारीक नक्काशी है। वाह! तो संक्षेप में देखें तो चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, होयसल सबने अपनी अपनी छाप छोड़ी। शक्तिशाली राजा, बदलती राजधानियां, बड़े बड़े युद्ध और सबसे बढ़कर ये लाजवाब वास्तुकला। हाँ, चालुक्यों की वेसर शैली, पल्लवों के रथ मंदिर और शोर टेम्पल, राष्ट्रकूटों का वो अकल्पनीय कैलाश मंदिर और होयसलों के वो सितारों जैसे मंदिर। ये राजवंश सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि कला और संस्कृति के भी बड़े संरक्षक थे। इन्होंने दक्षिण भारत की पहचान को गढ़ा है। बिल्कुल, इनकी विरासत आज भी जिंदा है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, ये जो राजवंश थे, इनमें आपस में इतनी लड़ाइयां होती थीं, इतनी प्रतिद्वंदिता थी, तो क्या इसी संघर्ष ने उनकी कला और वास्तुकला को और बेहतर और शानदार बनाने के लिए प्रेरित किया? ये सोचने वाली बात है। क्या रचनात्मकता अक्सर टकराव और कंपटीशन के माहौल में ही ज्यादा पनपती है? शायद हाँ, इस पर जरूर गौर किया जा सकता है।